एक लम्हे के लिए फर्ज करें आपके पास हर साल पहले से ज़्यादा पैसे आने लगे हैं, लेकिन हर महीने के आखिर में फिर भी जेब खाली हो। आप ज़्यादा मेहनत भी करें, ज़्यादा कमाएं भी, लेकिन ज़िंदगी फिर भी बेहतर ना हो। आखिर ऐसा क्यों होता है? अब यही सवाल एक मुल्क के बारे में भी पैदा होता है कि पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, शहर फैल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, नई इमारतें खड़ी हो रही हैं, मगर फिर भी हम बार बार सुनते हैं पाकिस्तान की मईशत नहीं बढ़ रही। लेकिन ये मईशत बढ़ने का मतलब आखिर है क्या? क्या सिर्फ ज़्यादा पैसा छाप देने से मुल्क अमीर हो जाता है? क्या सिर्फ डॉलर आ जाने से मईशत मजबूत हो जाती है? या असल कहानी कुछ और है? गुज़िश्ता 2 साल में हमने देखा पाकिस्तान डॉलर क्यों कमाता है और फिर वो डॉलर कहाँ खर्च हो जाते हैं। मगर आज हम इससे भी बड़ा सवाल पूछेंगे, वो ये कि अगर एक मुल्क हर साल काम तो कर रहा है फिर भी अमीर क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों जनूबी कोरिया, सिंगापुर और चीन चंद दहाइयों में दुनिया की बड़ी मुआशी ताकतें बन गए और पाकिस्तान आज भी बुनियादी मुआशी मसाइल से बाहर नहीं निकल सका? ये सिर्फ हुकूमतों की कहानी नहीं, ये सिर्फ सियासी बयानात या सियासत की कहानी नहीं, ये पूरी मुआशी मशीन को समझने की कहानी है। और जब तक हम इस मशीन को नहीं समझेंगे तब तक शायद हम हर बहरान के बाद वही सवाल दोहराते रहेंगे, ये कि पाकिस्तान की मईशत आखिर बढ़ती क्यों नहीं। आइए आज इस सवाल का जवाब बुनियाद से समझते हैं। सवाल क्या है? मईशत बढ़ने का असल मतलब क्या होता है? सबसे पहले एक गलतफहमी दूर करते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि अगर हुकूमत के पास ज्यादा पैसा आ जाए तो मुल्क अमीर हो जाता है, या अगर हर शख्स की तनख्वाह बढ़ जाए तो मईशत भी बढ़ जाती है। लेकिन हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। फर्ज करें एक छोटे से गांव में सिर्फ 10 लोग रहते हैं। इनमें से एक किसान है, एक दर्जी है, एक बढ़ई है, एक मकैनिक है, एक उस्ताद है और बाकी मुख्तलिफ काम करते हैं। हर शख्स कोई ना कोई चीज़ बनाता है या कोई खिदमत फराहम करता है। किसान गंदम उगाता है, दर्जी कपड़े सीता है, बढ़ई फर्नीचर बनाता है, मकैनिक गाड़ियाँ ठीक करता है, उस्ताद बच्चों को तालीम देता है। और साल के आखिर में अगर इन सब की पैदा की हुई चीज़ों और खिदमात की मजमूई कीमत पिछले साल से ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब है कि इस गांव की मईशत बड़ी है। यानी मईशत का ताल्लुक पैसे से नहीं बल्कि पैदावार से है। मुल्क इस वक्त अमीर बनता है जब वो पहले से ज़्यादा चीज़ें पैदा करे, ज़्यादा खिदमात फराहम करे और उन चीज़ों की दुनिया में मांग भी हो। इसीलिए दुनिया भर के माहिरीन एक खास पैमाना इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या मुख्तसरन हम ये कहेंगे GDP। अब एक साल के दौरान किसी एक मुल्क के अंदर पैदा होने वाली तमाम अशिया और खिदमात की मजमूई मालियत, अगर ये मालियत बढ़ती है तो कहते हैं कि मईशत तरक्की कर रही है। और अगर ये मुसलसल रुकी रहे या बहुत आहिस्ता बढ़े तो आबादी बढ़ने के बावजूद लोग खुद को पहले से ज़्यादा गरीब महसूस करने लगते हैं। और यही पाकिस्तान की कहानी का सबसे अहम मोड़ है, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ आबादी नहीं बढ़ी, ज़रूरियात भी बढ़ गई हैं। लेकिन क्या हमारी पैदावार भी इसी रफ्तार से बढ़ी? या असल मसला यही है? और यही सवाल हमें अगले बाब की तरफ ले जाता है। यानी अगला बाब, अगला चैप्टर, अगला नुक्ता ये है कि अगर आबादी तेजी से बढ़े लेकिन पैदावार ना बढ़े तो क्या होता है। अब जरा गौर करें, एक और मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें एक घर में 5 अफराद रहते हैं और हर महीने इस घर की आमदनी 1 लाख रुपए है। उन 5 अफराद की जरूरियात किसी न किसी तरह पूरी हो जाती है, लेकिन चंद साल बाद उसी घर में अफराद की तादाद बढ़कर 10 हो जाती है, मगर घर की आमदनी अब भी सिर्फ 1 लाख रुपए है। सवाल यह है कि क्या अब हर फर्द पहले जैसी जिंदगी गुजार सकेगा? यकीनन नहीं, क्योंकि अफराद तो दुगने हो गए लेकिन मसाइल नहीं बढ़े। अब यही असूल एक मुल्क पर भी लागू होता है। अगर किसी मुल्क की आबादी हर साल तेजी से बढ़ रही हो लेकिन उसकी सनत, ज़राअत, बरामदात, कारोबार और पैदावार उसी रफ्तार से ना बढ़े तो नतीजा हमेशा एक जैसा निकलता है। रोजगार कम पड़ने लगता है, तनख्वाहों पर दबाव बढ़ जाता है, महंगाई ज़्यादा महसूस होने लगती है और हुकूमत पर मज़ीद स्कूल, मज़ीद अस्पताल, मज़ीद सड़कें, मज़ीद बिजली और मज़ीद गैस फराहम करने का बोझ बढ़ जाता है। अब ज़रा पाकिस्तान को देखिए, हर साल लाखों नौजवान रोजगार की उम्र में दाखिल होते हैं। ये एक बहुत बड़ी ताकत भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब मईशत इनके लिए नए मौके पैदा करे। अगर नए कारखाने ना लगे, नई सनतें ना आए और नई सरमायाकारी ना हो तो यही नौजवान बेरोजगारी के अदादो शुमार में शामिल होने लगते हैं और फिर एक अजीब सूरत पैदा होती है। मुल्क में लोगों की तादाद बढ़ रही होती है लेकिन फी शख्स
पैदा होने वाली दौलत उतनी तेजी से नहीं बढ़ती, यानी केक तो तकरीबन वही रहती है, लेकिन उसे खाने वाले हर साल बढ़ते जाते हैं। और यही वजह है कि बाज़ औक़ात मुल्क की मजमूई मईशत तो बढ़ रही होती है, लेकिन आम आदमी को अपनी ज़िंदगी में कोई ख़ास बेहतरी महसूस नहीं होती। क्योंकि असल सवाल सिर्फ ये नहीं कि मईशत कितनी बढ़ी, बल्कि ये भी है कि आबादी के मुकाबले में कितनी बढ़ी। लेकिन ये पूरी कहानी भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी कई ममालिक हैं जिनकी आबादी पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, फिर भी वो तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। तो सवाल पैदा होता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जो हम ना कर सके। उस सवाल का जवाब एक ऐसे लफ्ज़ में छुपा है जिसे माहिरीन कहते हैं प्रोडक्टिविटी। और शायद पाकिस्तान की मुआशी कहानी का सबसे अहम राज भी यही है। असल फ़र्क आबादी नहीं, प्रोडक्टिविटी का है। यानी जब भी पाकिस्तान की मईशत पर बात होती है, अक्सर एक जुमला ज़रूर सुनने को मिलता है, हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है इसलिए हम तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन क्या वाकई ये हकीकत है? अगर सिर्फ ज़्यादा आबादी ही तरक्की की राह में रुकावट होती तो आज चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत ना होता, भारत दुनिया की तेज़ी से बढ़ती हुई बड़ी मुआशी ताकतों में शामिल ना होता, और बांग्लादेश जो कभी पाकिस्तान से पीछे समझा जाता था आज कई शोबों में हमसे आगे निकल चुका होता। तो फिर फ़र्क आखिर है कहाँ? फ़र्क लोगों की तादाद में नहीं, फ़र्क हर शख्स की पैदावार में है। इसी को मुआशियत की ज़ुबान में कहते हैं प्रोडक्टिविटी। यानी एक शख्स, एक मशीन या एक कंपनी एक मखसूस वक़्त में कितनी ज़्यादा और कितनी मियारी पैदावार कर सकती है। फ़र्ज़ करें दो दर्जी हैं, दोनों रोज़ाना 8 घंटे काम करते हैं। पहला दर्जी पुराने औजार इस्तेमाल करता है, कपड़ा काटने में ज़्यादा वक़्त लगता है, सिलाई भी सुस्त है और दिन के आखिर में वो सिर्फ 2 सूट तैयार करता है। दूसरा दर्जी जदीद मशीन इस्तेमाल करता है, कपड़े पहले से तैयार हालत में मिलता है, काम मुनज़्ज़म है और वो उन्हीं 8 घंटों में 6 सूट तैयार कर लेता है। दोनों ने एक ही वक्त काम किया, लेकिन पैदावार एक जैसी नहीं रही। यही प्रोडक्टिविटी कहलाती है। अब इस मिसाल को पूरे मुल्क पर लागू कीजिए। अगर एक मुल्क के मजदूर यानी किसान, इंजीनियर और सनतें कम वक्त में ज़्यादा और बेहतर पैदावार करें तो वो मुल्क तेज़ी से तरक्की करता है। और अगर वही काम पुरानी टेक्नोलॉजी, कमज़ोर मनसूबाबंदी, महंगी तवानाई और गैर मौसर निज़ाम के साथ किया जाए तो पैदावार कम रहती है, अखराजात बढ़ जाते हैं और दुनिया की मंडी में इस मुल्क की मसनूआत महंगी पड़ने लगती है। फिर खरीदार दूसरे ममालिक का रुख कर लेते हैं और यही वो मकाम है जहां पाकिस्तान को सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है। हम मेहनत ज़रूर करते हैं, लेकिन क्या हमारी मेहनत इतनी ही मौसर भी है? क्या हमारे कारखाने दुनिया के जदीद कारखानों जितनी पैदावार देते हैं? क्या हमारे खेत फी एकड़ उतनी फसल देते हैं जितनी दुनिया के तरक्की याफ्ता ज़रई ममालिक देते हैं? क्या हमारी सनत वही चीज़ उसी मेयार पर और उसी कीमत में बना सकती है जो दूसरे ममालिक बना रहे हैं? अगर जवाब नहीं है तो फिर मसला सिर्फ मेहनत का नहीं, पैदावारी सलाहियत का है। और अब सबसे अहम सवाल, अगर हम मालूम करें कि मसला प्रोडक्टिविटी का है तो फिर पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी कम क्यों है? क्या इसकी वजह सिर्फ तालीम है या बिजली या टेक्नोलॉजी, या फिर कहानी इनसे भी ज़्यादा गहरी है? इसी सवाल के साथ हम दाखिल होते हैं इस किस्त के सबसे अहम चैप्टर में, यानी पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी कम क्यों है। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अब तक हम ये समझ चुके हैं कि किसी भी मुल्क की असल ताकत सिर्फ उसकी आबादी नहीं बल्कि उसकी प्रोडक्टिविटी होती है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी कम क्यों है? क्या पाकिस्तानी मेहनत नहीं करते? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्या दुनिया के कई ममालिक में पाकिस्तानी दिन रात मेहनत करते नहीं? बिल्कुल करते हैं। आप खलीजी ममालिक को देख लें, यूरोप को देख लें, शिमाली अमेरिका को देख लें, वही पाकिस्तानी, वही सलाहियत, वही इंसान, लेकिन वहाँ जाकर ज़्यादा पैदावार देते हैं, ज़्यादा कमाते हैं और बेहतर नताइज हासिल होते हैं। तो फिर फ़र्क इंसान में नहीं, फ़र्क निज़ाम में है। ज़रा एक जदीद फैक्ट्री का तस्वुर कीजिए। हर मशीन अपने वक्त पर चल रही है, बिजली मुसलसल मौजूद है, खाम माल वक्त पर पहुँच जाता है, कारकुन तरबियत याफ्ता है। मशीन ख़राब हो तो इंजीनियर फ़ौरन मौजूद है, बैंक आसानी से कर्ज देता है, सड़कें अच्छी हैं, बंदरगाहें तेज़ रफ्तार हैं और हुकूमत की पॉलिसियाँ सालों तक नहीं बदल। अब इस फैक्ट्री को पाकिस्तान ले आइए, अचानक बिजली चले जाती है, गैस की सप्लाई रुक जाती है, खाम माल बंदरगाह पर कई दिन फंसा रहता है, मशीन का पुर्जा दरामद करना होता है तो इजाजतों और ड्यूटियों में वक्त लग जाता है। कारखानों का मालिक हर चंद माह बाद बदलती हुई मुआशी पॉलिसियों का हिसाब लगाने में मसरूफ रहता है और सरमायाकार नई फैक्ट्री लगाने से पहले 100 बार सोचता है। तो अब सवाल ये है, ऐसे माहौल में क्या वही फैक्ट्री उतनी ही पैदावार दे सकेगी
जितनी किसी मुस्तहकम मुल्क में देती थी? यकीनन नहीं। और यही पाकिस्तान के मुआशी मसले की जड़ है। हम अक्सर सिर्फ मेहनत को कामयाबी का राज समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है मेहनत तभी दौलत में बदलती है जब इसके साथ एक मौसम निज़ाम भी मौजूद हो। एक किसान बेहतरीन बीज चाहता है, पानी चाहता है, खाद चाहता है, मशीनरी चाहता है, बाजार तक आसान रसाई चाहता है। उसी तरह एक सनतकार सस्ती तवानाई, वाज़ेह कवानीन, जदीद टेक्नोलॉजी और हुनरमंद अफराद की कुव्वत चाहता है। अगर इनमें से हर चीज थोड़ी थोड़ी कमजोर हो तो आखिर में पूरी मईशत सुस्त पड़ जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल और पैदा होता है, अगर हमें इन मसाइल का इल्म है तो क्या सिर्फ इन्हीं हल करना काफी होगा, या एक और चीज भी जरूरी है जिसके बगैर नई फैक्ट्रियां नहीं लगती, ना नई मुलाजमतें बनती हैं और ना ही मईशत रफ्तार पकड़ती है। वो चीज क्या है? वो चीज सरमायाकारी है। और शायद पाकिस्तान की मुआशी कहानी का अगला अहम मोड़ भी यहीं से शुरू होता है, यानी सरमायाकारी क्यों नहीं आती। अब हम इस क्यों का जवाब तलाश करें। फर्ज करें आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं और आप फैसला करते हैं कि अब एक नई फैक्ट्री लगाई जाए, लेकिन फैक्ट्री लगाने से पहले आप खुद से चंद सवाल जरूर पूछेंगे। क्या यहाँ बिजली मुसलसल मिलेगी? क्या गैस दस्तयाब होगी? क्या कवानीन बार बार तब्दील तो नहीं होंगी? क्या मेरे सरमाए को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा? क्या मैं मुनाफा आसानी से वापस हासिल कर सकूंगा? और क्या मेरी मसनूआत के लिए एक मुस्तहकम मार्केट मौजूद है? अगर इन सवालों के जवाब हाँ हो तो सरमायाकारी का फैसला आसान हो जाता है। लेकिन अगर हर जवाब के साथ गैर यकीनी सूरत जुड़ी हो तो सरमायाकार अपना पैसा रोक लेता है। और यही सरमायाकारी की दुनिया का सबसे अहम असूल है। सरमाया सिर्फ मुनाफे के पीछे नहीं जाता, सरमाया एतमाद के पीछे जाता है। जहाँ एतमाद हो वहाँ सरमाया खुद चल कर आता है। और जहाँ हर चंद माह बाद टैक्स बदल जाएं, पॉलिसियां बदल जाएं, शरह सूद अचानक ऊपर नीचे हो जाए, करेंसी की कदर तेजी से गिरे या मुस्तकबिल गैर वाज़ेह हो, वहाँ सरमायाकार इंतजार करना पसंद करता है, क्योंकि उसे सिर्फ आज का मुनाफा नहीं चाहिए, उसे ये यकीन भी चाहिए कि 5 या 10 साल बाद भी इसका कारोबार महफूज होगा। इसीलिए दुनिया के कामयाब ममालिक सिर्फ सड़कें और इमारतें नहीं बनाते, वो एतमाद बनाते हैं। ऐसा एतमाद जिनकी बुनियाद पर मकामी सरमायाकार भी सरमाया लगाता है और गैर मुल्की सरमायाकार भी सरमाया लगाता है। अब जरा पाकिस्तान को देखिए, जब नई फैक्ट्रियां कम लगती तो नई मशीनें भी कम आती हैं। जब नई मशीनें नहीं आती तो नई मुलाजमतें भी कम पैदा होती हैं। और जब रोजगार महदूद हो तो नौजवानों की एक बड़ी तादाद बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में दूसरे ममालिक का रुख करने लगती है। ये सिर्फ ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि कई मरतबा कैपिटल ड्रेन भी बन जाता है, यानी सरमाया भी बाहर जा रहा होता है और सलाहियत भी। नतीजा मईशत की रफ्तार मजीद सुस्त हो जाती है। लेकिन कहानी अभी भी मुकम्मल नहीं हुई मेरे दोस्त, क्योंकि एक मुल्क में सरमायाकारी सिर्फ फैक्ट्रियों से नहीं बढ़ती, उसके लिए बैंकों का किरदार भी इंतहाई अहम होता है। सवाल यह है, जब एक नौजवान या एक सनतकार कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो क्या उसे आसानी से कर्ज मिल जाता है या यहीं से तरक्की की रफ्तार रुक जाती है? इसी सवाल के साथ हम पहुंचते हैं इस किस्त के अगले चैप्टर में, और अगले चैप्टर का नाम है बैंक कर्ज और कारोबार, मईशत का खामोश इंजन। जब भी बैंक का नाम आता है अक्सर हमारे जहन में सिर्फ एक ही तस्वीर बनती है, जहां लोग अपनी तनख्वाह जमा करवाते हैं या एटीएम से पैसे निकालते हैं। लेकिन हकीकत में बैंक सिर्फ पैसा रखने की जगह नहीं होते, वो किसी भी मईशत के खून की गर्दिश की तरह होते हैं। जरा सोचिए, एक नौजवान के पास एक शानदार कारोबारी मंसूबा है, इसके पास महारत भी है, मेहनत करने का जज्बा भी और ग्राहक भी मौजूद है। लेकिन एक मसला है, उसके पास सरमाया नहीं। अगर बैंक उसे मुनासिब शराइत पर कर्ज दे दे तो वो अपनी फैक्ट्री लगा सकता है, नई मशीन खरीद सकता है, 10 अफराद को मुलाजमत दे सकता है, फिर वो 10 अफराद अपनी आमदनी से खरीदारी करेंगे, नए कारोबार पैदा होंगे, हुकूमत को टैक्स मिलेगा और पूरा मुआशी पहिया तेजी से घूमने लगेगा। यही वजह है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में कारोबारी कर्ज मुआशी तरक्की का एक खास बुनियादी जरिया समझा जाता है। लेकिन अब पाकिस्तान को देखिए, जब महंगाई बढ़ती है तो उसे काबू करने के लिए मरकजी बैंक शरह सूद बढ़ा देता है। इसका मकसद लोगों के अखराजात कम करना होता है ताकि कीमतों में इजाफा सुस्त पड़ जाए। लेकिन इस फैसले का एक दूसरा असर भी होता है, कारोबारी कर्ज महंगा हो जाता है। जो फैक्ट्री आज लग सकती थी वो मुलतवी हो जाती है, जो मशीन आज खरीदी जा सकती थी वो अगले साल तक टल जाती है, और जो नौजवान अपना कारोबार शुरू करना चाहता था
वो मंसूबा ही छोड़ देता है। यानी महंगाई पर काबू पाने की कोशिश कभी कभी मुआशी रफ्तार को भी सुस्त कर देती है। ये एक नाजुक तवाज़ुन है जिसे हर मुल्क को संभालना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान में एक और मसला भी है, यानी अक्सर बैंक अपना बड़ा हिस्सा निजी कारोबार को कर्ज देने की बजाय हुकूमत को कर्ज देने में लगा देते हैं, क्योंकि हुकूमत को कर्ज देना ज्यादा महफूज समझा जाता है। नतीजा, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार सरमाया की कमी का शिकार रहते हैं और यही कारोबार दुनिया के बेशतर ममालिक में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करते हैं। तो सवाल यह है कि अगर सनत को कर्ज कम मिले, सरमायाकारी कम हो और नई फैक्ट्रियां ना लगे तो फिर मईशत तेजी से कैसे बढ़ेगी। लेकिन ये सब कुछ जान लेने के बाद एक आखिरी और सबसे अहम सवाल बाकी रह जाता है। अगर पाकिस्तान के मसाइल हमें मालूम है तो फिर क्या इनका कोई हल भी है, या हम हमेशा इसी दायरे में घूमते रहेंगे। इसी सवाल के साथ हम दाखिल होते हैं इस किस्त के आखिरी और फैसला कुन चैप्टर में कि क्या पाकिस्तान की मईशत बाकी बदल सकती है। अब तक हमने देखा कि मईशत सिर्फ पैसे का नाम नहीं, हमने ये भी समझा कि असल ताकत पैदावार में होती है। फिर हमने जाना कि सिर्फ ज्यादा आबादी किसी मुल्क को गरीब नहीं बनाती, असल फर्क प्रोडक्टिविटी पर मुनसर है। फिर हमने देखा कि अगर सरमायाकारी कम हो, कारोबार महंगा हो, निजाम गैर यकीनी का शिकार हो तो मईशत की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है। लेकिन अब इससे अहम सवाल कि क्या पाकिस्तान बाकी बदल सकता है, तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। अगर हम मसले की अलामत नहीं बल्कि उसकी जड़ पर काम करें। दुनिया की कोई भी कौम एक दिन में तरक्की याफ्ता नहीं बनी। जनूबी कोरिया कभी पाकिस्तान से ज्यादा गरीब था, सिंगापुर कुदरती वसाइल से तकरीबन महरूम था, वियतनाम तवील जंगों से तबाह हो चुका था और चीन कभी दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार होता था। लेकिन इन सब ने एक चीज मुश्तरक बनाई, इन्होंने तवील मुद्दती मुआशी मनसूबाबंदी की, तालीम में सरमायाकारी की, सनत को फरोग दिया, बरामदात बढ़ाई, कवानीन में इस्तेकाम पैदा किया और दुनिया को ऐसी मसनूआत दी जिन्हें लोग खरीदना चाहते थे। अब पाकिस्तान के पास भी वसाइल मौजूद हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीन है, नौजवान आबादी है, समंदर तक रसाई है, कुदरती मादनियात है और एक ऐसा जुग्राफियाई महल वकूफ़ जिसका ख्वाब कई ममालिक देखते हैं। लेकिन ये तमाम नेमतें उस वक्त तक मुआशी ताकत नहीं बनती जब तक इनके साथ मौसर पॉलिसियाँ, मजबूत इदारे, शफाफ निज़ाम और मुसलसल फैसले ना। आखिरकार मईशत नारों से नहीं चलती, मईशत एतमाद से चलती है, इल्म से चलती है, मेहनत से चलती है और दुरुस्त फैसलों से चलती है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल पहले से लिखा हुआ नहीं, ये हर साल, हर पॉलिसी, हर सरमायाकारी और हर फैसले के साथ दोबारा लिखा जाता है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है, असल सवाल ये है कि पाकिस्तान अगले 20 बरस में कहाँ खड़ा होगा। और इस सवाल का जवाब सिर्फ हुकूमतें नहीं देंगी, हम सब देंगे, क्योंकि एक मजबूत मईशत सिर्फ हुकूमत नहीं बनाती, एक पूरी कौम बनाती है।